जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मुक़र्रिरीन और आप हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वर्कशॉप में जहां हम सब जमा हुए हैं, इसका मौजू एड्रेसिंग सोशो इकोनॉमिक एंड एकेडमिक चैलेंजेस है। मैं नरगिस बानो आप सबका इस प्रोग्राम में खुशामदीद करती हूँ। इस प्रोग्राम के ज़रिए ना सिर्फ तलबा की मौजूदा मुश्किलात को समझना है, बल्कि इन पर गुफ्तगू करके इन चैलेंजेस का हल तलाश करना है। शहर दिल्ली एक तरक्की पजीर शहर है, लेकिन इसके चमक दमक के पीछे बहुत सारी चैलेंजेस छुपे हुए हैं, जिनका सामना ख़ास तौर पर तलबा को करना पड़ता है। इनमें से कुछ चैलेंजेस समाजी है, कुछ माशी और कुछ तालीमी। हम सब जानते हैं कि एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में समाजी माशी मसाइल उसकी तालीम और मुस्तक़बिल पर असर करती है। इन्हीं चैलेंजेस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे बीच 3 मुअज़्ज़िज़ मुक़र्रिरीन शामिल हैं, जो अपने तजुर्बात के ज़रिए इन मसाइल पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले हमारे बीच शेख जावाद हबीब, असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद हसन सर और मिस्टर मंजूर हुसैन काउंसलर LHDC कारगिल भी मौजूद है। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर हसन को दावत देती हूँ कि आप डाइस पर आकर आज के इस मौजू पर अपने ख़यालात ज़ाहिर करें। यहाँ पे प्रोग्राम में तशरीफ़ रखे हुए आलिम दीन जनाब शेख जावाद हबीबी साहब, हम और आपके बीच यहाँ पे तशरीफ़ रखे हुए हैं आज मंजूर हुसैन, काउंसलर यूरबल तक कॉन्स्टिट्यूंसी LHDC करगिल के अंदर अभी यूरबल तक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप तमाम स्टूडेंट्स की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि विलादत बसादत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, और आज के इस पुरबरकत मौके पर, आज के इस अज़ीम मौके पर मैं आप तमाम लोगों को ईद मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ अक्सद के प्रेसिडेंट नोनो मोइन और उनके पूरे तमाम टीम मेंबर्स का कि उन्होंने आज के इस बेहतरीन और अज़ीम मौके पे इस बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का थीम है सस्टेनेबल फ्यूचर एड्रेसिंग सोशो इकोनॉमिक एंड एकेडमिक चैलेंजेस इन दिल्ली, और ये जो टॉपिक चूज़ किया है आप लोगों ने, मुझे लगता है ये नीड ऑफ़ द आवर है। इसके ऊपर डिस्कशन होने की ज़रूरत है, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं अभी करंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा रहा हूँ। और दिल्ली में अगर मैं अपने लाइफ जर्नी की बात करें तो तकरीबन आलमोस्ट 17 और मोर देन 17 ईयर्स हुआ है मुझे दिल्ली में। तो जो ज़िंदगी के जो जर्नी रहा है मेरा, ज़िंदगी का ज़्यादातर समय मैंने दिल्ली में बिताया है घर से ज़्यादा। तो दिल्ली को जितना करीब से मैंने देखा है, जितना करीब से दिल्ली को मैंने समझा है, और दिल्ली की ज़िंदगी को जितना मैंने जिया है, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। तो इसीलिए मैं चाहूँगा जो भी लाइफ जर्नी रहा है मेरा, और इस जर्नी में पहले एज ए स्टूडेंट मैंने स्कूलिंग भी दिल्ली से किया, और उसके बाद मेरे जितना भी हायर स्टडीज़ है वो भी दिल्ली से ही हुए हैं, और उसके बाद अभी करंटली मैं यहाँ पे अपना सर्विस भी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली में ही मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। तो जो 17 ईयर्स का जर्नी, और 17 ईयर्स पहले अगर आप लोग थोड़ा सा पास्ट में पीछे मुड़ के देखें तो तसव्वुर कीजिए 17 साल पहले करगिल कैसे थे। 17 साल जब मैं फ़र्स्ट टाइम दिल्ली में आया तो हार्डली यहाँ पे दिल्ली में
जो हमारे करगिल के जो लोग थे, मुश्किल से यहाँ पे 20-25 के करीब लोग होते थे करगिल से, पूरे करगिल से जो पढ़ने वाले हैं। और उनमें से भी जो फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं वो मुश्किल से 4-5 के करीब होते थे। और आज हमें बड़ा फ़ख्र होता है, बहुत खुशी होती है कि अभी करंटली दिल्ली में अगर वुमेन इनरोलमेंट की बात करें, आई गेस इट इज़ मोर देन 100। तो आज इस जर्नी में हम इतने दूर निकल आए हैं। अगर सिर्फ फीमेल्स की भी बात करें तो 100 से ज़ायद हमारे यहाँ पे फीमेल्स पढ़ रही है। लेकिन थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट बात है, अब अनफॉर्चुनेट क्या, मैंने पहले ही कहा कि ये जो डिस्कशन है, ये जो टॉपिक है, ये जो वर्कशॉप है, ये नीड ऑफ द आवर भी है। क्योंकि मैंने अभी पोस्ट कोविड कई सारे प्रोग्राम्स में मैंने ऑब्ज़र्व किया, अब जो पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट्स का वो थोड़ा सा कम हो गया, रिलेटिवली बहुत कम हुआ है जो प्री कोविड थे। और इत्तिफाकन जब इस जर्नी में सिर्फ एज ए स्टूडेंट ही नहीं, मैंने इस यूनियन के साथ बहुत करीब से काम भी किया है। मैं इस यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मैं इस यूनियन का एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहा हूँ, मैं एडवाइज़र भी रहा हूँ। और करीब तकरीबन 5 से 6 इयर्स मैंने बहुत एक्टिवली इस यूनियन के साथ एसोसिएट होकर काम किया है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ख़ास करके आप जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों से, कि ये जो प्रोग्राम्स हैं इनमें पार्टिसिपेट किया करो। इन प्रोग्राम्स में इन जो इनिशिएटिव्स है, अक्सर के डिफरेंट इनिशिएटिव्स होता है, वो बड़े मेहनत करते हैं। एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में कितनी मेहनत लगती है वो मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि ना सिर्फ एज एन एग्जीक्यूटिव, एज द लीडर ऑफ द टीम भी, एज ए प्रेसिडेंट भी मैंने काम किया है, जिनमें पूरी रात की मेहनत होती है, पूरे दिन का मेहनत होता है, तब जाके एक प्रोग्राम मैच्योर होता है और इस प्रोग्राम को फाइनली हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। अब आप लोग, आप में से बहुत सारे जो अपीयरेंस ऐसे लग रहे हैं कि शायद आप मोस्ट ऑफ यू अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स और कुछ स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेड पे भी हैं। तो दिल्ली जैसे जगहों पे जब मैं 2008 के करीब जब फर्स्ट टाइम आया, तो वो स्कूलिंग का टाइम था मेरा। और जब मैं स्कूल में फ़र्स्ट टाइम गया और क्लास में जाने के बाद, क्लास के इन्वायरमेंट को देखने के बाद, अब ऑलमोस्ट 90% उम्मीद तो मैं खो चुका था। मुझे लगा कि न जाने किस दुनिया में मैं आया हूँ। शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैं दिल्ली जैसे जगह पे आया हूँ। अब घर से जब निकला था तो एक इरादा था, एक अज़्म था और एक शिद्दत था कि घर से निकलना है और एक ऐसी जगह जाके पढ़ाई करना है जहाँ से मुझे बेस्ट एजुकेशन मिले और बेटर एक्सपोजर मिले, बेटर एक्सपीरियंसेस मिले। और दिल्ली जैसे जगह इंडिया में, जो इंडिया की कैपिटल सिटी है, और जितना एक्सपोजर दिल्ली में है उतना इंडिया के किसी भी स्टेट में आपके पास एक्सपोजर नहीं है। तो जब दिल्ली जैसे जगहों पे आया और क्लास में जिस तरह से इन्वायरमेंट देखा, तो मतलब वहीं पे ऑलमोस्ट मेरा 90% मोरल तो वहीं पे डाउन हो चुका था। क्योंकि क्लास में जब मैं गया तो सभी इंग्लिश में ही बात कर रहे थे, और जब टीचर वहाँ से लेक्चर डिलीवर कर नहीं रहा, यहाँ से स्टूडेंट एक से बढ़ के एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चंस कर रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि वुड आई बी एबल टू सस्टेन हियर और नॉट, इन लोगों के बीच में बैठ के कैसे पढूं। और मुझे ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता था उस टाइम पे। और मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों, सईद महमूद, वो भी दिल्ली में ही है, अभी वो अपना पीएचडी सबमिशन किया हुआ है, ऑलमोस्ट अपना डॉक्टरेट कंप्लीट किया, पीएचडी कंप्लीट किया। हम दोनों ने एक जर्नी स्टार्ट की और हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के बात करते थे कि वो दिन कब आएगा जब हम इनकी तरह फ्लुएंट हिंदी में बात कर पाएंगे। वो दिन कब आएगा कि हम इनके साथ बैठ के इनके जैसा गॉसिप्स करेंगे, मजाक करेंगे, हंसी करेंगे, इनके साथ हम कब घुल मिल पाएगा। क्योंकि हिंदी बोलना नहीं आते थे, इंग्लिश तो दूर की बात है। वहाँ से जर्नी स्टार्ट किया है हम लोगों ने, और आज जर्नी यहाँ पे है कि एसआरसीसी जैसे इंस्टीट्यूशन में आज मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे सिर्फ नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होते हैं हमारे क्लासरूम्स में। तो आप लोगों का भी ये जर्नी है। तो यहाँ पे आपकी किताबों के साथ साथ आप इस ज़िंदगी को समझने के लिए भी आए हो, इस ज़िंदगी को जीने के लिए भी आए।
दुनिया को आप समझने के लिए आए हो। दुनिया को कैसे समझोगे? जब दुनिया के डिफरेंट एरिया के लोगों से जब आप इंटरेक्ट करते हो तभी आप लोगों को समझ पाओगे। आपके क्लासरूम में मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने एज ए स्टूडेंट भी और एज ए फैकल्टी भी, मैं बहुत इंकरेज करने की कोशिश भी करता हूं स्टूडेंट्स को कि बड़ा आइसोलेट रहते हैं आप लोग, बहुत अकेला रहता है, या तो आपके बहुत एक लिमिटेड कन्फाइन जोन बना के रखता है जो आपके कंफर्ट जोन होता है, सिर्फ उसी के साथ जाना है, उसी के साथ उठना है और उसी के साथ वापस रूम पे आना है। अब इस कंफर्ट जोन से आप लोगों को निकलना है। जब हम एज ए रिसर्चर रिसर्च करते हैं तो हम जो हमारा एरिया ऑफ स्टडी है मोस्ट ऑफ द टाइम हम दिल्ली को चूज करते हैं। पता है रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंप्लीट हमें एक सैंपल साइज मिलता है। क्योंकि मुझे एक डेमोग्राफिक स्टडी करना है तो मुझे डिफरेंट एरिया के लोगों को स्टडी करना पड़ेगा ना, क्योंकि कंपैरिजन्स होना पड़ेगा, राइट? और दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको साउथ इंडिया से भी लोग मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया से भी लोग मिलेंगे, लद्दाख से आप लोग आके बैठे हो, नॉर्थ ईस्ट से भी लोग आए हैं, गुजरात से भी लोग आए हैं, हैदराबाद से भी लोग आए। इंडिया की अगर पॉपुलेशन का एक कंप्लीट अगर सैंपल अगर देखा जाए तो दैट इज़ दिल्ली। आपके पास ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आपकी क्लास में अगर आप देखोगे, इवन फॉरेनर्स भी शायद आप लोगों की क्लास में क्लासमेट्स भी होंगे, राइट? इससे बेहतरीन इन्वायरमेंट क्या मिल सकता है आपको? जब आप उनके साथ इंटरैक्ट करते हो तो आप उनको लद्दाख के बारे में बताते हो, वो आपको केरला के बारे में बताता है, वो आपको हैदराबाद के बारे में बताता है, वो आपको मिजोरम के बारे में, नागालैंड के बारे में, मणिपुर के बारे में बताते हैं, वो आपको गुजरात के बारे में बताते हैं तो वो आपको महाराष्ट्र के बारे में बता रहा होता है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिल्ली एंड दिस इज़ व्हाट द एक्सपोजर इज ऑल अबाउट। जब आप उनके साथ इंटरैक्ट करते हो, जब उनके साथ बात करते हो तो आपको डिफरेंट कल्चर के बारे में आपको मालूम पड़ता है। जब आप उनके साथ इंटरैक्ट करते हो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज़ के बारे में आपको मालूम पड़ता है, उन रीजन्स के बारे में आपको मालूम पड़ता है। तो इसीलिए जब आप कॉलेजेस में जाते हैं, आपके कॉलेजेस में अपने स्टडीज़ के साथ साथ, ठीक है आपके एकेडमिक एक कोर्स है, वो हम जैसे टीचर आएंगे क्लास में कंप्लीट कराएंगे और उसके बाद एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम में आपको लिख के आना है, वो तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही आपके एकेडमिक जर्नी का। लेकिन उसके साथ साथ एक सोशल लाइफ है और आपका एक सोशल लाइफ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सोशल इंटरेक्शंस होना। तो इसीलिए अभी भी अगर आप लोगों के अंदर वो थोड़े से लिमिटेशंस है, अभी भी अगर आप उस कंफर्ट जोन में रहता है तो उसको ब्रेक करना है। अब उस शेल से आपको बाहर निकलना है, उस शेल से बाहर निकल के उन लोगों से इंटरैक्ट करना है। आई स्टिल रिमेंबर आवर डेज। कभी कभी क्या होता है, हमें अच्छे से इंग्लिश नहीं आते थे उस टाइम पे, कुछ लोग थे हमारे, मतलब ठीक है ऑल ऑफ द सडन करगिल के गवर्नमेंट स्कूल से डायरेक्ट दिल्ली में आते थे तो उस लेवल ऑफ एक्सपोजर नहीं होते थे, लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं हमारे साथ, थोड़ा सा कभी कभी डिफ़िकल्टीज आता है। मैंने कहा जब मैं स्कूल में जब एडमिशन लिया ठीक तरह से हिंदी बोलना नहीं आता था, इंग्लिश तो दूर की बात है, लेकिन वहाँ से जर्नी स्टार्ट किया। अब यहाँ पे आने के बाद जब आपको अपने लिमिटेशंस का मालूम पड़ता है तो आप उसके ऊपर काम करोगे ना। तो लैंग्वेज के ऊपर काम करना है, हमें लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, उसके लिए आपको बुक्स पढ़ना है, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके लिए आपको क्लास में नहीं तो कम से कम अपने रूम्स में अपने फ्लैटमेट के साथ एक इन्वायरमेंट बनाना है। ये जो हम करते थे, हम फ्रेंड्स के साथ एक रूल बना देते कि कोई भी आप रूम में हिंदी में बात नहीं करना है या लोकल लैंग्वेज में बात नहीं करना है, इंग्लिश में ही बात करना है। अगर किसी ने ये रूल ब्रेक किया तो उसको खाना बनाना है आज की रात का, तो उसके लिए पनिशमेंट भी रखते थे। अब ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट कर करके भी आपको एक माहौल बनाना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश इज़ जस्ट ए लैंग्वेज एंड लैंग्वेज कभी भी आपको याद करके याद नहीं होता है। लैंग्वेज इज़ अबाउट प्रैक्टिस ओनली। इफ़ यू विल प्रैक्टिस इट यू विल लर्न इट ईजीली। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अब अमेरिकन फॉरेनर, अब अनएजुकेटेड पर्सन भी इंग्लिश बोल रहा होता है, तो उसके लिए इंग्लिश के लिए पढ़ना तो ज़रूरी नहीं है। मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको प्रैक्टिस करना है। तो जो लैंग्वेज बैरियर्स कभी आपके लाइफ में अगर आपको थोड़ा सा दिखता है कि कहीं पे कमी है, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है रूम पे। फिर कॉलेज में फ्रेंड्स ऐसे बनाना जो या साउथ इंडिया से हो या नॉर्थ ईस्ट से हो, ये जो हमारे साथ होते थे, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न के साथ हम इजीली एडजस्ट इसलिए हो पाते हैं क्योंकि फैशन थोड़ा सा हम सिमिलर दिखते हैं, राइट? तो इसलिए उनके साथ जल्दी से हमारा दोस्ती बन जाते थे। अब उनके साथ अगर दोस्ती करना है, हिंदी तो उनको आते नहीं है। अब भले ही जितना भी मुश्किल हो, जितने भी 5 मिनट में अगर एक लाइन भी बोल पाए
तब भी आपको कोशिश करके बोलना है, लेकिन वहाँ से शुरू करने के बाद एक दिन वैसे भी आना है वे यू विल बी परफेक्ट इन दैट एरिया एज वेल। कहते हैं ना कि द एक्सपर्ट इन एवरीथिंग वाज वंस ए बिगिनर। जो भी एक्सपर्ट होता है, आप ये मत सोचना जैसे आज यहाँ पे आके हम इतना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो मेरे 17 साल का एक जर्नी है, जिस जर्नी को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अब ये मत सोचना कि आप 2 साल में मेरे जितना एक्सपीरियंस ले पाओगे। जो एक्सपर्ट है उसके पीछे एक एक्सपीरियंस है। तो मैं भी एक टाइम पे एक लर्नर था, आप लोगों से भी वर्स कंडीशन था। मुझे लगता है अभी हमारे होम टाउन के भी जो स्ट्रक्चर है, हमारे जो सिस्टम है, बहुत इम्प्रूव हुआ है। मैं एज ए स्टूडेंट यूनियन कई सारे गाँव में फार फ्लंग्स एरियाज़ को विज़िट किया। आज से 7 साल पहले मैंने विज़िट किया, इस साल 7 साल के बाद मैंने फिर से विज़िट किया। माशाल्लाह से हमारे वहाँ की एजुकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हुआ है, इन्वायरमेंट भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। वहाँ पे काफ़ी एक हेल्दी और एक बहुत एक प्रोग्रेसिव एंड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट है, जहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से वहाँ से एक्सपीरियंस दे के उस इन्वायरमेंट से भी बहुत कुछ सीख करके आए। और हमारे टाइम तो वो टाइम होते थे जहाँ पे अगर गलती से आपके मुँह से इंग्लिश का वर्ड निकला तो कहा जाता था मतलब 100 तरह के आपको ताने सुनने को मिलेंगे। अभी भी आकर शायद हो सकते हैं आपकी सोसाइटी में कोई ऐसे चैलेंजेस हो, तो उस चैलेंजेस से ओवरकम करना है। इन चीज़ों को आपको कंसीडर नहीं करना है, इन चीज़ों से ओवरकम करना है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग आपकी एकेडमिक। अब एकेडमिक जर्नी में तो मुझे लगता है माशाल्लाह से इतना बेहतरीन बैकग्राउंड रहा है और इतना बेहतरीन आप लोगों का जर्नी रहा है। अब हमारे होम टाउन में इतने बेहतरीन फैकल्टीज़ और बेहतरीन हमारे पास स्टाफ है, हमारे पास सिस्टम है, वहाँ से बहुत अच्छे क्वालिटी स्टूडेंट्स अब निकल के बाहर आ रहे हैं। आप लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तब भी हमें रियलाइज़ होता है कि कितना बेटर स्टैंडर्ड है आप लोगों का। बस इस जर्नी में ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। अब इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर है एकेडमिकली। आप एक जर्नी में आप चल तो रहे हो, लेकिन आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट डिसाइड किया है? कोई है? मैं पूछूंगा नहीं, बस सिर्फ हाथ खड़ा करना। अभी आप अंडर ग्रेड जो ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होना है या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना है तो क्या करना है आप लोगों ने डिसाइड किया है? आतिका और बाकी डिसाइडेड है? बाकी होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कुछ चीज़ें जो है जब आप एक कश्ती में सफ़र करते हैं तो बिना कंपास की कश्ती, ये आपने एग्जाम्पल कई दफ़ा सुना है, कहीं ना कहीं जाके एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, राइट। तो जब आप एकेडमिक जर्नी भी आप अपना लीड कर रहे हैं तो कंपटीशन का ज़माना, आप वो सिनारियो भी बदल चुका है। हमारे टाइम पे ऐसे होते थे कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उतने गाइडेंसेस होते नहीं थे, हमारे पास ऐसे काउंसलिंग देने वाले लोग होते नहीं थे। बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो हमारे अपने अंदर के रियलाइजेशंस है, उसको हम फाइनली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हमारे टाइम पे हमें नहीं मिला, हम चाहते हैं कि उन चीज़ों से आप लोग महरूम ना रहे, उन चीज़ों से आप लोगों को मुश्किलें ना आए। तो हमारे टाइम ज़हरा का विलादत है, ईद है। इस्लाम ने कभी भी वुमेंस को भी एजुकेशन से नहीं रोका है, हमेशा प्रमोट किया है, हमेशा इनकरेज किया है, हमेशा आपको परसुएड किया है। तभी तो मैंने कुरान की आयत कोट किया। कुरान खुद बताता है कि उस मोमिन या मोमिनात से मोहब्बत करते हैं खुदा, उससे सबसे ज़्यादा लगाव रखता है जो सबसे ज़्यादा बहादुर और कवी हो, शुजात वाला हो। और वही आपको बहादुर और कवी और शुजात आपको देता है इल्म। तो इल्म के लिए, एजुकेशन के लिए तो सबसे ज़्यादा इनकरेज किया है, प्रमोट किया है। लेकिन एजुकेशन के साथ साथ आपको सीरत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा पे भी चलना है। आपको रफ्तार, आपका जो रफ्तार है, आपका जो गुफ्तार है, आपका जो इखलाक है, वो सीरत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इस्लाम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बाकी इस्लाम आपको किसी चीज़ से नहीं रोकता है। आपको जिस फील्ड में जाना है, आपको जिस एरिया में जाना है, आपको जितना एजुकेशन हासिल करना है, आपको जिस कंट्री में जाना है, देयर इज़ नो लिमिटेशन एट ऑल। द ओनली थिंग इज़, बस आपको यही ध्यान में रखना है जो सीरत फ़ातिमा ज़हरा है,
क्योंकि आज की डेट पे हमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को भी समझना, क्योंकि हमें जो कंफ्यूज कर रहा है वो कन्फ्यूजन किस चीज़ से कर रहा है, हमेशा हमें जो वेस्टर्नाइजेशन है वो मॉडर्नाइजेशन के पैकेजिंग में हमें भेजा गया है। वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, आप जितना मॉडर्न होना है हो लो, और मॉडर्न होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कहा जाता है ना, होम इज़ बेटर व्हेन मदर इज़ एजुकेटेड, राइट। अगर किसी घर की बेहतरीन तरबियत देना है तो उस घर के माँ को एजुकेट होना सबसे इंपॉर्टेंट है। घर की खूबसूरती माँ के ऊपर ही है। होम इज़ बेटर व्हेन मदर इज़ एजुकेटेड। और वुमेंस को एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से तो मेल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वुमेंस को एजुकेटेड होना है, क्योंकि तरबियत औलाद जो है एट द एंड ऑफ द डे माँ देती है। बाप तो अपने जिद्दोजहद में और दूसरे स्ट्रगल्स में और दूसरे कामों में कहीं ना कहीं मसरूफ़ रहता है, और इस्लाम के हिसाब से भी और वैसे भी जब हम देखते हैं तो जो बच्चे की तरबियत जो है उसके माँ से आती है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो माँ का एजुकेशन होना है। लेकिन ये एक चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि आज के डेट पे जो नैरेटिव्स है, आज के डेट पे जो एक प्रोपेगेंडास है, जिस तरह से वेस्टर्नाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमें भेजा जा रहा है, हमें बहकाया जा रहा है, हमें कंफ्यूज किया जा रहा है, उस चीज़ से हमें अवेयर रहना है। वेस्टर्नाइजेशन याद रखना एक कल्चर का नाम है। वेस्टर्नाइजेशन एक कल्चर है, जो वेस्ट कल्चर है वो उनके रहन सहन का तरीका है, उसको मॉडर्नाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। मॉडर्नाइजेशन किसे कहता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन किसका नाम है? इनोवेशन को। मॉडर्नाइजेशन किसका नाम है? इन्वेंशन का। मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट का नाम है, राइट। मॉडर्नाइजेशन आपकी ग्रोथ का नाम है, वैल्यूज़ का नाम है, आपके एथिक्स का नाम है, ये आपका मॉडर्नाइजेशन है। लेकिन वेस्टर्नाइजेशन एक कल्चर है, और हमें किस चीज़ में कंफ्यूज किया गया है? वेस्ट को मॉडर्नाइजेशन का एक मॉडल बना के हमारे सामने रखा गया और कहा गया अगर मॉडर्न बनना है तो वेस्टर्न्स की तरह हमें मॉडर्न बनना है। अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्नाइजेशन जो है वो एक सिर्फ कल्चर है, उसका मॉडर्नाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें जितना हो सके, मैंने पहले कहा, इस्लाम ने आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं रखा है। आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको एकेडमिशियन बनना है, आपको लिटरेचर बनना है, आपको पायलट बनना है, जो बनना है आपके लिए, पूरे दुनिया, स्काई इज योर लिमिट, दुनिया आपके सामने ओपन है। लेकिन इन चीज़ों से अवेयर रहना, वो इसलिए क्योंकि दिल्ली के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ की तो बात की, लेकिन दिल्ली के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, राइट। दिल्ली के जितने भी खूबियाँ हैं उसी के साथ साथ दिल्ली के अंदर बहुत सारे बुराइयाँ भी हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूब कहा था, यूरोप की ग़ुलामी की रज़ा मंद है तू, मुझको गिला तुझ से है यूरोप से नहीं, राइट। डॉक्टर अल्लामा इकबाल जो हम यंगस्टर्स में सबसे माने जाने वाले, बहुत स्टडी करने वाले, जिसको बहुत ही प्रेज़ करता है, जिसको बहुत फॉलो करता है नौजवान यूथ्स, तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल खुद ने यूरोप से पढ़ाई करके आया, लेकिन यूरोप की जितने भी अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों को लेकर के आया, लेकिन यूरोप की बुराइयाँ हैं उनको वहीं पे छोड़ करके आया। वैसे ही दिल्ली के जितने भी अच्छाइयाँ हैं, हमें अच्छाइयों को यहाँ से लेके जाना है, और दिल्ली की बुराइयाँ हैं वहीं पे छोड़ देना, उसको अपने जगह पे रखना है। तभी अल्लामा इकबाल ने कहा, यूरोप से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, गिला शिकवा आप है, क्योंकि आपने उस बुराई को अपना लिया। क्योंकि खुदा ने इंसान को सबसे बेहतरीन तोहफा दिया है, तो वो आपकी अक्ल है, दिमाग है। और हम भी कॉमर्स में, मैनेजमेंट में बहुत सी जगहों पे जब बहुत सारे कंसेप्ट्स के स्टडीज़ करते हैं तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सबसे पहले करते हैं। इंसान का अक्ल यही करते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं ना। आप लोग को भी हर चीज़ का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि उसमें से फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है। जहाँ पे नुकसान ज़्यादा और फ़ायदे कम है, गिव इट अप, लेट इट गो। और जहाँ पे फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसानात कम है, या जिसमें आपको फ़ायदे मिल रहा है, उन चीज़ों को आपको लेना है। मैंने आपको कहा आप फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्ट करो, डिफरेंट एरिया के लोगों के साथ इंटरैक्ट करो, ऑफ कोर्स आपको करना चाहिए। सोसाइटीज़ होते हैं कॉलेज के, उनमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि दीज आर द प्लेटफॉर्म विच विल ग्रूम योर पर्सनैलिटी। जो कॉलेज के इवेंट्स, जो सोसाइटीज़ है, आप सारे लोग, क्योंकि वो वैसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्लास में एकेडमिकली जो पढ़ते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का आपके एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं खुद को रिप्रेजेंट कैसे करना है,
ये अपॉर्चुनिटी आपको देता है कि आपके पास एक आइडिया है तो इस आइडिया को कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है प्लेटफॉर्म कि आपके पास एक विजन है, इस विजन को एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए कैसे यूज़ करना है, तो ये प्लेटफॉर्म देता है। और अक्सर भी एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, जितने भी फीमेल्स हैं, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करो, अक्सर के साथ भी जुड़ जाओ। क्योंकि आज अगर मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से सर्व कर रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा एक जो रोल है वो अक्सर का एक रोल भी है, इस प्लेटफॉर्म का रोल है। क्योंकि अगर मुझे बोलना सिखाया है तो इस प्लेटफॉर्म ने सिखाया है, अगर मुझे अपने आइडियाज़ को लोगों तक पहुँचाना सिखाया तो इस प्लेटफॉर्म ने सिखाया। जब मैं अक्सर को ज्वाइन नहीं किया उससे पहले तक, जैसे मैंने अपनी जर्नी की बात की, चलो ठीक है बोलना सीख लिया था, चलना सीख लिया था, लेकिन मेरे पास जो आइडिया है, आप लोगों के दिमाग में जब करगिल के कोई इश्यूज़ के बारे में जब सुनते हैं, कोई काम के बारे में सुनते हैं, बड़ा क्रिटिसिज्म निकलते होंगे आपके दिमाग से, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या गलत कर रहा है। क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए और क्रिटिकल माइंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो वेल एजुकेटेड पर्सन की एक निशानी है। लेकिन कब तक क्रिटिकल रहोगे, कंट्रीब्यूट भी करना है ना। अगर कुछ बुराई है तो उस बुराई को करेक्ट करना है कि नहीं। हाउ विल यू करेक्ट इट, वुड यू बी एबल टू डू दिस इंडिविजुअली, और यू नीड ए प्लेटफॉर्म, you need a team, and that is what अक्सर is all about। जब मुझे काउंसलिंग की कमी थी मेरे लाइफ जर्नी में, जैसे मैंने एक्सप्रेस किया, तो मैं जब प्रेसिडेंट बना तो अक्सर के जो फार फ्लंग एरियाज में जाके जो काउंसलिंग का सेशन है, दैट वाज स्टार्टेड इन माय टेन्योर एंड दैट वाज माय आइडिया। अब मेरे दिल में जो पेन था उसको इम्प्लीमेंट करने का मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी था, वो अक्सर का प्लेटफॉर्म था। तो आप लोगों के पास जितने भी ऐसी बातें हैं सोसाइटी को भी लेकर के, वो इम्प्लीमेंट करने का, बात को आगे तक पहुंचाने का, एक टीम में काम करने का, ये एक प्लेटफॉर्म है। आज माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम का आई एम पार्ट ऑफ इट। अगर ये मुझे कहीं से सिखाया है, किसी ने सिखाया है, तो ये अक्सर के प्लेटफॉर्म ने सिखाया है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर तो बहुत है, हमारे करगिल में भी बहुत है, हमारे पास बहुत है, राइट। बहुत सारे कम लोग मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे जो वाकई में एक सोशल कॉज के साथ, सोशल पेन के साथ आके इम्प्लीमेंट करता हो। हमारे पास ऑफिसर भी बहुत है, लेकिन कुछ ऑफिसर आपको दिखेंगे जिसको एक बड़ा सोशल एक कंसर्न होता है, राइट। समाज का एक दर्द होता है, समाज को कुछ करने का, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करने का उसके अंदर एक शिद्दत होती है। वो शिद्दत, वो जो आग जो है, यही प्लेटफॉर्म्स आपको देता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आज के डेट पे हमारे पास माशाल्लाह से एक वेल एस्टेब्लिश टीम है, अक्सर की टीम है। उन्होंने फिर इसी बात के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेता हूँ। फिर से एक बार आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह जिससे आपने कहा कि वो पहले दिन की क्लास में जो इनसिक्योरिटी जो फील होती वो शायद हम सब ने फेस किया है। और दूसरा जो वुमेंस के एजुकेशन पे जो आज इस माहौल में आके हम में जो है महसूस होता है कि एक वुमेन का पढ़ा होना कितना अहम है। और कहते भी है ना कि जब एक औरत जो है 2 घर को रोशन करती है, तो वुमेंस की एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है। ये हमें आज के माहौल में पता चलती। तो इसके बाद मैं शेख जावेद हबीब को दावत देती हूँ कि आप डाइस पर आकर अपने ख़यालात ज़ाहिर करें। अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आप सबको आज के इस वर्कशॉप में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप सब वाकिफ़ हैं कि आज ये वर्कशॉप ऑल करगिल स्टूडेंट एसोसिएशन की जानिब से रखा जा रहा है, और जिसमें तकरीबन 3 स्पीकर्स हैं। जनाब प्रोफेसर हसन साहब, जिन्होंने बेहतरीन गुफ्तगू आप लोगों के खिदमत में एकेडमिक हवाले से और आज के इन्वायरमेंट के हवाले से की। इसके बाद हमारे यहाँ मेहमान खुसूसी बरादर गिरामी जनाब मंजूर साहब हैं, जो अपने यहाँ के काउंसलर्स में भी से हैं और यहाँ के ऑल करगिल स्टूडेंट एसोसिएशन के मेंबर्स में से भी थे, और मेरे हिसाब से ये एग्जीक्यूटिव्स में थे जब मैं शुरू में यहाँ आया हूँ। ऑफ द फातिमिक लाइफस्टाइल, चूँकि आज हज़रत सलामुल्लाह अलैहा के विलादत का मौका है, और मैं सोचता हूँ कि इस टॉपिक से थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं, चूँकि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक आइडल है पूरी कायनात की औरतों के लिए, पूरी कायनात के लोगों के लिए। तो जब आइडल है तो हम उस आइडल को कैसे आइडेंटिफाई करें, किस तरह समझाएं लोगों को, किस आइडल को आज के दौर में हम अपने लिए उस पर अमल कर सकते हैं, उनकी इस खुसूसियात को पहचान सकते हैं।
जब हम इस दुनिया में देखते हैं, वैसे आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, इस दुनिया में बहुत मुख्तलिफ़ लाइफ स्टाइल्स हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े के वे ऑफ लाइफ है। लेकिन इसको अगर हम पूरी दुनिया के वे ऑफ लाइफ को दो हिस्सों में तकसीम करें तो हमारे और आपके पास दो चीज़ हैं। एक वे ऑफ लाइफ है रिलीजन या रिलीजियस वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। लाइफ स्टाइल हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ल्ड लाइफ स्टाइल बस, ठीक है। अब जहाँ पे थोड़ी बहुत और दूसरी है नॉन रिलीजियस। अब इन दोनों पे अगर हम और आप थोड़ा समझना चाहें कि भाई इस दुनिया में रिलीजियस वे ऑफ लाइफ स्टाइल क्या कहता है, और नॉन रिलीजियस वे ऑफ लाइफ से मुराद क्या है। देखिए, दीन से मुराद यहाँ पे सिर्फ इस्लाम नहीं है, रिलीजियस से मुराद सिर्फ इस्लाम नहीं है। इसमें हिंदू भी हैं, हिंदुइज़्म भी है, सिखिज़्म भी है, जैनिज़्म भी है, ठीक है, बुद्धिज़्म भी है, कन्फ्यूशियज़्म भी है। जितने भी रिलीजन हैं वो सब यहाँ मुराद है। वो लोग भी कहते हैं कि हमारे पास जो आइडियोलॉजीज़ है, हमारे जो लाइफ वे ऑफ लाइफ है, ये भी काबिल अमल है, इस पर भी ज़िंदगी कर सकते हैं। लेकिन इन सब के मुकाबले में जो असलन दीन को ही नहीं मानते, उनको आप लोग क्या कहते हैं? एथिस्ट कहते हैं ना, एथीज़्म। क्या है? एथीज़्म इसके पूरे स्कूल ऑफ थॉट को कहते हैं, एथीज़्म। अब मैं आप लोगों से बयान करूं कि एथीज़्म वे ऑफ लाइफ है या नहीं? एथीज़्म, हाँ। तो जब वे ऑफ लाइफ है, क्यों हम फिर नॉन रिलीजियस में ला रहे हैं? आसान, जैसे बहन ने कहा कि ये वो वे ऑफ लाइफ है, लेकिन इस वे ऑफ लाइफ का ये है कि वो जो भी दीन है ना, मैंने इतने सारे दीन का नाम लिखूंगा तो देर हो जाएगी, जितने भी दीन है मैंने नाम लिया, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इन सब का इनकार करने को जो एक भी कानून वो भी है ना, वे ऑफ लाइफ एक स्टाइल है ज़िंदगी करने का। इन सारे दीनों को इनकार करने को कहता है एथीज़्म और नॉन रिलीजन। लिहाजा आज के दौर में जो रिसर्चर है वो कहते हैं कि एथीज़्म ए न्यू रिलीजन, वो भी वे ऑफ लाइफ है। दरअसल के आज के दौर का एक नया मज़हब है जिसका इकरार यह है कि सारे पुराने मज़हब का इनकार किया जाए। तो फ़र्क क्या है फिर इन दोनों में? इन दोनों में पहला यह है कि ये लोग खुदा पर यकीन रखते हैं। क्या रखते हैं? बिलीफ इन गॉड है इनके यहाँ। अब यहाँ गॉड, अब चाहे हम मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, सब ये यकीन रखते हैं कि इस दुनिया का कोई ना कोई खुदा है, इस कायनात का बनाने वाला है। लेकिन ये लोग क्या करेंगे? जैसे बहन ने कहा, डिनाई करेंगे, ठीक। यहाँ पे खुदा का इनकार है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है, मैं जल्दी कह रहा हूँ कि ये लोग बिलीफ रखेंगे रिलीजन पर, कोई दीन है, ऐसा नहीं है कि दीन ना हो, कि कोई ना कोई मज़हब है। अब हम और आप मुसलमान हैं तो हम कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को मानते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे? डिनाई करेंगे किसी भी रिलीजन का, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूँ, अगर अब ये जैसे हम और आप कहते हैं जब कोई मज़हब को मानता है तो हम और आप कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या कहते हैं? हम और आप कहते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के। ये हम और आप कहेंगे कि मुसलमान बिलीफ हैं। तो ये एथीज़्म क्या कहते हैं? वो कहते हैं ला इलाहा इल्ला इंसान। ये ह्यूमनिज़्म के कायल हैं, कहते हैं कि कोई खुदा नहीं सिवाय इंसान के। डॉक्टर साहब, ठीक है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा करो, जहाँ पे आप ख़ुद खुदा हो जाए, यानी इनके स्कूल ऑफ थॉट में क्या है? सब रिलीजन का इनकार है, खुदा का इनकार, दीन का इनकार, वही का, पैगंबर का, नबियों का, सब का इनकार है ना। तो खुदा इनके यहाँ कौन है? इंसान है। इसलिए इन लोगों ने क्या कहा कि हमारे स्कूल ऑफ थॉट के जो बेसिक उसूल है वो ह्यूमनिज़्म है। क्या है? ह्यूमनिस्ट का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्ला इंसान, इस दुनिया को कोई चलाने वाला नहीं सिवाय इंसान के। तो अब जब इंसान चलाएंगे तो क्या बनाएंगे? पार्लियामेंट बनाएंगे, सब लोग आए मिल के कानून बनाए, भी हम इंसान ही सब कुछ करने वाला है। UNO बनाएंगे ताकि दुनिया पर सारे कानून चलाए जाए।
तो ये पूरा बैकग्राउंड है इस मेटेरियलिस्ट दुनिया का, जिन्होंने, जैसे प्रोफेसर ने कहा, वेस्टर्न दुनिया का, जिन्होंने खुदा का, दीन का इनकार करके एक नया मजहब वजूद में लाया जिसमें ख़ुद इंसान क्या है, खुदा की जगह पे बैठा है। अब ये इंसान, हर जगह के लोग मिल के क्या करेंगे, यूएनओ में अपना नुमाइंदगी देंगे और वहाँ से पूरी दुनिया के लिए कानून बनाएंगे। ये राइट है यहाँ तक। अब उस तरह आप छोटी सतह पे, मुल्क की सतह पे हो तो आपका पार्लियामेंट बनेगा, वहाँ पे आपकी मुख्तलिफ़ रियासतों से लोगों को चुना जाएगा और वहाँ पे जाके वो अपनी राय रखेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हम और आप स्टेट लेवल पे आएंगे तो हमारे MLA MLCs वगैरह चले जाएंगे, वो कानून पेश करेंगे। खुलासा जब इन लोगों ने इस स्कूल ऑफ थॉट को हमारे ऊपर हाकिम किया, जो वेस्टर्न दुनिया ने, उसने सब चीज़ों में सबसे पहला हाकिम किसको किया, इंसान को। अब मैं आपको बताऊं, अब और हम मुसलमान शायद इसको हिस्स ना कर पाए। आज की दुनिया के 25% क्या हैं, 25% लोग क्या हैं, एथिस्ट है, यानी ये इस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उन्होंने काने कर लिया कि हम इस चीज़ को नहीं मानना है, उसी को मानना है। मैं आप लोगों को एक मिसाल दूँ। एक दिन आप ज़िंदगी करो कि आप ख़ुद खुदा हैं, यानी इसकी जगह पर रखो आप कि मैं ख़ुद खुदा हूँ, तो आप मेरी बात मानोगे, माँ बाप की बात मानोगे, बहन की बात मानोगे, दोस्त की बात मानोगे, प्रोफेसर की बात मानोगे, अपने टीचर की बात मानोगे, हमसाये की बात मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि आप खुद अथॉरिटी है, यहाँ पे आपके पास ताकत है, आप खुद पावर में हो, आप खुद खुदा हो, तो आपकी बात। अब ऐसा करो, आप अपनी जगह पे खुदा, बहन अपनी जगह पे खुदा, वो बहन अपनी जगह पे खुदा, ये अपनी जगह पे खुदा, तो कोई किसी की बात सुनेगा? हाँ। लेकिन एक दिन आप ज़िंदगी करो कि आपका कोई खुदा है, आपका भी कोई खुदा, मेरा भी खुदा, तो सबको यूनाइट होगा या नहीं होगा? हाँ। इसलिए हम और आप कहते हैं कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही खुदा है, ताकि हम और आप मज़हब की वैल्यूज़ को मान सकें। तो ये लोग इस तरह के चीज़ें ला रहे हैं। अब मैं आपसे कहूँ, जब ये रिलीजन को नहीं मानेंगे, ये यहाँ पे तो नबियों का, प्रॉफिटहुड का है, यहाँ कोई नबी आएगा, हम और आप मुसलमान हैं तो हम नबी का सिलसिला मानेंगे। बुक्स जितने भी हमारी किताबें हैं, क्या हैं, डिवाइन बुक्स हैं, हम उस पर मानेंगे। हमारे सारे प्रॉफिट्स, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, हम उन पर ईमान रखेंगे। लेकिन इनके यहाँ इन सारी चीज़ों का क्या हो जाएगा, कोई मतलब नहीं हो। और सबसे ख़तरनाक चीज़ यहाँ मॉरल है, मॉरल वैल्यूज़ है, अखलाकियात हैं, आपकी वैल्यू है। यानी हमारे यहाँ चार दीवारी अख्तियारी नहीं है। आप चार दीवारी में हो तो कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं, आपको भाई बहन दोस्त अहबाब सबका ख्याल रखना है। लेकिन इनके यहाँ मॉरल वैल्यूज़ नहीं रहेगा, उनके यहाँ मॉरल वैल्यूज़ कॉन्टेक्ट पे होगा। यानी मेरी आज़ादी के लिए, आपकी आज़ादी, मेरे लिए अगर कोई ख़तरा ना हो तो कोई परवाह नहीं। आप जो भी हैवानियत, कोई काम जो गैर अखलाक़ी कर सकते हैं, अगर मुझे कोई नुकसान ना हो या आपको कोई नुकसान ना हो। तो अब मैं आपसे एक ख़ुलासे में मैं जा रहा हूँ, तो क्योंकि एक ही उसमें तो सब हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो एक नॉर्मल है, आज अगर कोई दीन को मानता है तो वो इन वैल्यूज़ को अपने लिए अहमियत देता है। क्या क्या अहमियत देता है कि मेरा कोई खुदा है, मेरा कोई दीन है, मेरा कोई नबी है, मेरे कोई किताबें हैं, मुझे कोई कानून है, मेरे पास कहाँ है, कहाँ रहना है, कैसे जाना है, पूरा वे ऑफ लाइफ मुशख़्ख़स है। यहाँ हमारे पास क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ हैं और कहाँ जाना है, ये सब हमारे पास इब्तिदा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम मरने वाले को कहते हैं कि हम खुदा की तरफ से आए हैं, खुदा के कानून पर अमल करेंगे जब तक ज़िंदा हैं और वापस खुदा की तरफ चले जाएंगे। तो नाबूदी हमारे यहाँ नहीं है इस वे ऑफ लाइफ में। लेकिन इनके यहाँ मुझे बताए, इनके यहाँ है हम कहाँ से आए हैं, कहाँ पे हैं और कहाँ जाना है। वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में हम कहाँ से आए इसका जवाब नहीं, हम कहाँ जाना इसका भी जवाब नहीं। सिर्फ कहेंगे जो प्रेजेंट है इसी में ऐश करो भाई, जो कुछ करना है इसी में करो। क्यों? हम बिग बैंग थ्योरी के ज़रिए, यह नॉन रिलीजियस थ्योरीज़ की से बिग बैंग थ्योरी के ज़रिए हम वजूद में आए। पूरी दुनिया एक एक्सीडेंट के ज़रिए वजूद में आए। तो हम और आप तो वी आर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड है ना, हम भी एक इत्तेफाक का हिस्सा है। एक्सीडेंट का कोई हदफ होता है, एक्सीडेंट का कोई मकसद होता है? हम अचानक से वजूद में आए भाई, और अचानक ही ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, हमें नहीं पता क्या होना है। तो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है इसका जवाब नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट है, जो कुछ है प्रेजेंट। आप खाओ पियो ऐश करो जॉब करो। तो लिहाजा वहाँ के डॉक्टर्स 2000 में सारे ऐश अय्याशियाँ करने के बाद कहते हैं यार जब हम सोते हैं तो एक मुट्ठी दवाई खाने पड़ता है तब हमें नींद आती है। तो जब ये सब कुछ ऐश थी तो क्यों नींद नहीं आ रही है? इसका मतलब है कि दीन जो है हम और आपको मकसद देता है। सिर्फ कमाना, सिर्फ खाना मकसद ज़िंदगी नहीं है।
बल्कि हम और आप अपनी ज़िंदगी को किस हदफ के लिए हम और आप जी रहे हैं उसको भी समझना है। मैं आप लोगों को इस चीज़ को समझने के लिए एक मिसाल दूँ। हमारे आज़ा व जवारे जितने भी पार्ट ऑफ बॉडी से, चाहे हमारे लेंसेस है, चाहे हमारे आँख, कान, नाक, आज़ा व जवारे हैं डॉक्टर साहब, ये सब के सब अब आज के एथिस्ट डॉक्टर से जब पूछते हैं, हम लोग एथिस्ट डॉक्टरों से जब पूछते हैं या मेटरल डॉक्टरों से पूछते हैं कि इन सारे आज़ा व जवारे का कोई फंक्शन है या नहीं, तो सब कहते हैं ना दिल का अपना फंक्शन है, गुर्दे का अपना फंक्शन है, आँख का अपना फंक्शन है। हर एक फंक्शन के साथ विदाउट फंक्शन नहीं है, कुछ ना कुछ इनका मकसद है। मैं आपको बता लूँ सवाल, जब मेरी बॉडी का एक एक हिस्से का हदफ है, मकसद है, किसी फंक्शन के लिए काम है, तो पूरी बॉडी का पैकेज किसी मकसद के लिए नहीं है, कैसे समझ सकते हैं? हाँ, खुद एथीज़्म के लोग हम और आपको जब सिखाते हैं पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में, तो हमारे लेंस को कहते हैं कि लेंस ये हमारे कल्ब कि जिसको कई लीटर वो दिन भर में पूरी बॉडी में कन्वे करता है, इन सब का कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई फंक्शन है, और पूरी बॉडी का कोई मकसद ना हो, ये कैसे मान सकते हैं? तो ये लोग क्या कहते हैं, हम इस दुनिया में बेहदफ है ना, अक्सर अचानक वजूद में आए हैं। तो इस हिसाब से हम और आपको मानना पड़ेगा कि कोई खालिक है, कोई बनाने वाला है, और उसने हम और आपको फालतू में बेकार में खल्क नहीं किया। जब इस आइडियोलॉजी को हम और आप मानेंगे तो इसको हम और आप कहेंगे कि भाई ये एक दीनदार हैं, ये एक इस्लामिस्ट है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप सब पढ़े लिखे हो, ये दो लाइफ हमारे और आपके सामने है पूरी दुनिया में। चाहे आप वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ को पढ़ के ये वाली ज़िंदगी कीजिए, अब उसमें हिजाब का, इफ़्फ़त का, पर्दे का, मानवियत का, तक़वे का कोई मतलब नहीं है। उनके यहाँ कहेंगे ये सब क्या फालतू चीज़ें, दकियानुसी बातें कर रहे हो आप लोग, और हक़ भी हैं, चूँकि इन लोगों ने जब रोनेसांस हुई, तो रोनेसांस कब हुई है? 15वीं सेंचुरी में। फिर बड़े बड़े प्रोग्रामों में आप हिस्सा ले सकते हैं, और गुमराहियों के जाए तो गुमराहियों के दरवाज़े कितने खुले होंगे उसका तो हम और आप शुमार नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहला ख़तरनाक हम और आपकी ज़िंदगी का होने वाली। तो अगर हम और आप हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी से फ़ायदा उठाना चाहिए, तो सबसे पहला अपने वालिदैन के रिस्पेक्ट करें। इतनी हज़रत ज़हरा ने अपने वालिदैन के एहतराम की कि पैगम्बर ने फरमाया इन्नहा उम्मु अबीहा, ये तो मेरे लिए माँ के मरतबे पे हैं। ठीक है, तो हम और आप भी अपने इसमें कि आप आइंदा जमाए के किसी के लिए बहन है, किसी के लिए बेटी हैं, किसी के लिए इंशाल्लाह आइंदा जब शादी करेंगे हमसर होंगे आप लोग, तो ऐसे में आपका बाअखलाक बनना, आपका बाअदब बनना, आपका एजुकेट बनना, आपको अपने लिए रोल में वाज़ेह होना बेइंतहा ज़रूरी है। जैसे प्रोफेसर साहब ने भी फरमाया कि शायद एक जवान का, लड़के का इतना पढ़ा लिखा ना होना ज़रूरी ना हो जितना एक माँ का, क्योंकि आप कभी माँ की सूरत में, कभी बेटी की सूरत में, कभी बहन की सूरत में, कभी हमसर की सूरत में एक जवान के साथ, एक इंसान के साथ पेश आते हैं। आपके दामन में नबी, आपके दामन में औलिया, आपके जैसे लोगों के दामन में बड़े बड़े स्कॉलर्स। लिहाजा इब्न सीना की एक क़ज़िया सुन लीजिए। इब्न सीना कहते हैं कि जब माँ बच्चे की परवरिश करती है, दो काम करती है। वो एक हाथ से बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो एक हाथ से दुनिया को हिला रही होती है। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या बात है ये। तो उन्होंने फरमाया कि बात यह है कि माँ की तरबियत से, अगर ये माँ बच्चे की सही तरबियत करेंगे तो वो जो दूध वो पिला रही है उसके ज़रिए पूरी दुनिया को हिला भी सकती है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स ईजाद कर सकते, बड़े बड़े एजुकेट अफराद को पैदा कर सकती है। लेकिन यही माँ अगर इसी दूध के ज़रिए गलत तासीर अपने बच्चे में डाल, उसकी तरबियत ना करें, तो बड़े बड़े हिटलर्स भी, बड़े बड़े मुफसिद भी, बड़े बड़े फासिद इंसानों को भी वो यही माँ वजूद में ला सकती हैं। तो इसका मतलब आप और हम, यहाँ पैगम्बर फरमाते हैं वालिदैन तुम्हारी जन्नत भी हैं, तुम्हारी जहन्नम भी है। अगर तुम्हारी सही तरबियत करेंगे तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएंगे, तुम्हें गलत तरबियत करेंगे तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। तो पहली चीज़ हम और आपको क्या है, अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट। और दूसरी चीज़ जो हम और आपको बताएं कि अपने बच्चों की तरबियत है औलाद। मैं थोड़ा सा जल्दी लिखूँगा, इंग्लिश में लिखता रहूँ तो देर हो जाएगी। तीसरी चीज़ है शौहर का एहतराम। अब ये तो आप सब की किस्मत इंशाअल्लाह, ठीक है। चौथी चीज़ तक़वा। पांचवी चीज़ जो है वो इबादत। छठी चीज़ जो है वो मुनाजात। इनको आप बाद में इंग्लिश में मैं PDF सेंड कर लूँगा, आप लोगों को PDF मेरे पास तैयार है, ठीक है। फिर सदाकत, चूँकि टाइम नहीं है। आठवां जो है इस्मत। नौवां मुदीरियत। और 10वां जो है
वो है मुनाजात। देखिए, एक तो औलाद की तरबियत, ये मैंने पूरे सारे कलाम में आप लोगों को बता दिया। शौहर का एहतराम, एक चीज़ तक़वा है। तक़वा से मुराद क्या है? यानी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी में एक क्वालिटी तक़वा है। तक़वा, आप लोग गाँव में गए होंगे ना, गाँव के रास्ते हमारे ऐसे होते हैं, यहाँ भी कांटे होते हैं, सरमंग, इधर भी सरमंग होते हैं, ऊपर भी सरमंग वो लटकाए होते हैं। अब उसको हम क्रॉस करते हैं तो कैसे करते हैं? बिल्कुल ना इधर लगे ना इधर लगे, ऐसे ही क्रॉस करते हैं ना कि वो कांटा हमारे ना सर पे लगे ना पाँव पे लगे। सर, इसी का नाम तक़वा है, यानी ख़ुद को कांटों से बचाना। यानी अब यहाँ पे दुनिया में गुनाह है, ग़ीबत है, हसद है, फसाद है, मुफ़्सिदीन लोग हैं, दोस्त की सूरत में, बहन की सूरत में, हाँ बहुत से दोस्तों की सूरत में आएंगे आपको मुख्तलिफ गुमराह करने वाले। इन सब से बच के निकलने को क्या कहते हैं? तक़वा। क्लियर हुआ तक़वे का? तो हज़रत ज़हरा की ज़िंदगी में एक क्वालिटी ये थी कि वो ख़ुद को तमाम उन चीज़ों से जिसके ज़रिए हम और आपको सही मकसद से रोक सकते हैं, उनसे बच के जाते थे। तो ये चीज़ हम अपने अंदर लाएँ। इबादत, इबादत से मुराद सिर्फ आप और हम नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना नहीं है। इबादत यानी हमें पूरे सुबह जब आँख खुले, रात में जब आँख बंद हो जाएँ, वो सारे काम जो हमारे आँख के ज़रिए जैसे देखने के हमें जायज़ करार दिए, उसे करने की इबादत। कान के ज़रिए हर वो चीज़ों को सुनना जो हम और आपको जायज़ करार दिया, वह इबादत। किसी गरीब की मदद करना इबादत, दोस्त को पढ़ा देना इबादत। इबादत और बंदगी का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, वो सिर्फ़ कुछ आमाल का नाम नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी के सुबह से लेकर शाम तक के सारे आमाल का नाम है। आप लिखते हो ये बंदगी और इबादत करें, आप पढ़ने आए हो बंदगी है, आप लोग रिसर्च कर रहे हैं, गोला एक बंदगी और इबादत कर रहे हैं। तो ये है। दूसरी चीज़ मुनाजात। मुनाजात यानी जो ख़ास राबिता अपने और खुदा के दरमियान, अपनी, जैसे हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन फरमाते हैं, मेरी माँ पूरी रात इबादत की और आखिर में जब दुआ की तो सब गैरों के लिए, हमसाया वालों के लिए, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए दुआ की और अपने लिए दुआ न की। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अपने लिए दुआ न की। तो इमाम ने फरमाया कि आप तो सब गैरों के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने नहीं। तो हज़रत ज़हरा ने एक मैसेज दिया कि बेटा अलजार सुम्मा अद्दार, कि पहले गैरों का ख्याल रखो फिर अपना। ये कॉन्सेप्ट हम और आपकी, पहले आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ये रियलाइज़ किया कि शायद मुझे क्वेश्चन याद नहीं है लेकिन मेरी बहन को याद नहीं है, पहले उस क्वेश्चन को उसके साथ डिस्कस करूं ताकि वो एग्ज़ाम सही लिख सकें, फिर मैं ख़ुद। या कभी कोई पेपर आपकी रह गई हो, कोई थीसिस आपकी रह गई हो, उनकी आपने मदद की, भाई मेरे चलो मैं बाद में भी कर लूँगा। तो आप और हम इन सारे कामों में हज़रत ज़हरा की इस सिफत पर अमल कर सकते हैं जो अभी आप लोग कर रहे हैं। तीसरी चीज़ सदाकत। सदाकत बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। अल इंसान अला नफ्सी बसीरा। आप मुझसे तो शायद बहुत बाअखलाक के साथ, अच्छाई के साथ पेश आएँ, लेकिन आप अंदर से ऐसा नहीं हो। आप अपने माँ बाप के साथ शायद ऐसा पेश आएँ लेकिन आप अपने साथ सदाकत ना हो। इंसान जब अपने को, सबसे बड़ा धोखा ये है इंसान का कि वो अपने आप को धोखा देता है। किस चीज़ पर? कि ख़ुद अपने लिए सच्चे नहीं होते, दूसरों के लिए वो सच्चे बनने की कोशिश करते हैं। ना, ऐसा ना हो, बल्कि हम अपने लिए, अपने खुदा के लिए, सब के लिए सच्चा बने। इस्मत, इस्मत पैटी मेरे ख़्याल में इंग्लिश में तर्जुमा किया है, यानी पाक दामनी। यानी आप अपने आप को तमाम उस गुनाहों से जिसे इस्लाम ने आइडेंटिफाई किया है, उससे आप क्या कीजिए, अपने आप को बचाए रखिए। मुदीरियत बहुत ज़रूरी है। उनकी मुदीरियत नहीं, मैनेजमेंट। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पूरे घर के काम खुद करती थी और घर के बाहर के काम इमाम अली। लिहाजा रसूलुल्लाह ने पूछा, या अली आपने ज़हरा को क्या पाया? तो फरमाया कि ज़हरा को मैंने इबादत खुदा में एक मददगार पाया। क्या मतलब? यानी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होती थी, हज़रत ज़हरा ख़ुद उन कामों को। या हज़रत ज़हरा एक दफ़ा घर में थी और खाने के लिए कुछ नहीं, इमाम अली ने आके फरमाया, या ज़हरा आप मुझे बता देते, मैं कुछ फ़राहम करता। ये देखिए, ये शान शान जुमला है, एक ख़ातून के लिए इन चीज़ों पर अमल करनी है। यानी हज़रत ज़हरा फरमाते हैं, या अली मुझे हया होती है कि मैं उस चीज़ को आपके से दरख्वास्त करूँ जो अभी आपको उसको पूरा करने के लिए कुदरत नहीं है। जो पूरे कहत का दौर है, हर जगह नादारी है, उस दौर में आपसे मांगूँ कि अली घर में खाने के लिए नहीं, वो नहीं है, जब मुझे पता है सिचुएशन का। तो यही हाल आपको मुदीरियत, मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। मेरे हिसाब से तो बहुत टाइम हो जाएगा, मैं खुलासा यहीं पे करता हूँ। हमारे और आपको हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी से सीखने के बहुत से ज़राए हैं। इंशाअल्लाह आप लोग ख़ुद लिखिए, ख़ुद रिसर्च कीजिए तो और भी वाज़ेह
हो जाएगा। लेकिन इनके के बारे में कहा तो शायद दिल्ली जैसे जगहों पे जो है जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले शायद हम अपने रिलीजियस की वैल्यूज़ को ही बोलने लगते हैं। और अगर देखा जाए तो दिल्ली जैसे माहौल में हमें जो है असल अपने रिलीजियस की वैल्यूज़ पता चलती कि कुरान क्यों कहती है कि मुझे हिजाब करना चाहिए। और ये एक जगह ऐसे है कि जहाँ पे हमें अपने पेरेंट्स की वैल्यू पता चलती है। जब हम उनसे दूर होते हैं तो हमें पता चलती है कि हाँ, ये मेरा फादर जो है वहाँ पे बैठ के जो है अपना मेहनत करके मुझे भेज रहा है, मेरी माँ मेरे लिए। तो ये जगह जो है हमें जो है इन्हीं जगहों पे जो है अपनी रिलीजियस को जो है साथ दे के जाना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। इसके बाद मैं मिस्टर मंजूर हुसैन से गुजारिश करती हूँ कि आप यहाँ पर आकर हमें अपने ख़यालात से रोशनास करें। मोहतरम जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आका शेर जावाद हबीब साहब, मोहम्मद हसन असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंट ऑल कारगिल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली और उनके एग्जीक्यूटिव्स और तमाम आप बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं ऑल कारगिल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनकी टीम का मैं मशकूर व ममनून हूँ कि आज इस प्रोग्राम में, इस वर्कशॉप में मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यूँ तो हम इस स्टूडेंट यूनियन से बहुत वाकिफ़ है। जब मैं दिल्ली में 2011 में हमने जब एडमिशन लिया था तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन माशाल्लाह आज बहुत खुसूसन लड़कियां थोम दो जैसे ना मचा यूनिट उतना बहुत सब जुनी घूमा करती क्योंकि मैं इस स्टूडेंट यूनियन का 2 बार ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी में रह चुका हूँ, उसके बाद एक बार जनरल सेक्रेटरी में रह चुका हूँ। तो मुझे बाखूबी मालूम है इस यूनियन में क्या होता है। चिमी छाजरे छानाद्री टॉपिक पुयंतस building a sustainable future addressing socio-economic and economic challenge also छानादी का अस्परामी सुनचिक यंता हज़रत हमारी एक्सपीरियंस देखना बाकी आती थी कि प्रोफेसर साहब माती मौलाना शाह साहब भी संग तामोस छना सबसे पहला कल्चरल रिप्रेजेंट यानी हम और आपको बाखूबी मालूम है गति लद्दाख ज़रना एक जोग्राफिकली डेमोग्राफिकली अलग और दिल्ली ना वो दिया यों से गाता गति कल्चर को गाते जड़ों बसे गाता दिया दुखी दरे। जब मैं शुरू में आया था तो मुझे उस बात का अभी भी याद आता है जब यूँ मनांगा सबसे पहला दी ओखला दुख से एडमिशन लेने 10 दिन छाने छात्र मना खतरा तो कफा मना बर्दाश्त मौसम लोग से शादी क्या एडमिशन फॉर्म से लोग शादी मना खुदा पहला लोग से खुदा का शुक्र देखना आती स्टूडेंट यूनियन नहीं देखना आती सीनियर का चीज़ वहाँ कौनसिंग था उसकी दिशा में छात्र गिर सीख जाते हैं निच्छचिन लेकिन यहाँ ठीक छात्र छाना आता उधर तक चैलेंज करते हुए दो ला यंता जिंदगी शा बर्दाश्त भाषा बोली कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है जरे आती उठी का जरूरत लिहाजा यंतस बोली बर्दाश्त बसे ध्यान लोग नाती कल्चर एडप्शन बे यंतस कोशिश बचा। उसके बाद यहाँ चिक चिक फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत था। जैसे ना जब हम इधर पढ़ते थे तो हमें कुछ स्कॉलरशिप सिर्फ जा कॉलेज स्कॉलरशिप थोड़ा तो PMMS दरे अच्छा स्कॉलरशिप भी दिन दिग्मेट पिन माशाल्लाह दरे यंता PMMS दरे स्कॉलरशिप हो NSP स्कॉलरशिप हो या दोनों अलग अलग ट्राइबल स्कॉलरशिप हो छाना ओदे स्कॉलरशिप उन ओदे गवर्नमेंट ग्रेन उन यंतेस कोशिश बचा दोन लेन में कोशिश बचा बाहैसियत काउंसलर निदाना और सजेशन पो यंता इनकी यंतेस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल कसों से या ट्राइबली या माइनॉरिटी से उम्मत उदनी वेबसाइट उनके कसों से चेक बेंदुक से
दी फैदान यंतलन में कोशिश बचा। और रहा यहाँ चिक हेल्थ एंड वेलनेस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली एक ऐसी पॉल्यूटेड सिटी माना जाता है पूरा वर्ल्ड में। छाना सबसे ज़रूरी इन सेहत का ध्यान तो अगर आपके पास आपका सेहत नहीं है तो आप कुछ नहीं पा सकते हैं। तो दुनिया रंग सेहत ख्याल जग से यंतस यंती पढ़ाई वे कोशिश बचा। और यहाँ चीज़ें ना एकेडमिक चैलेंजेस ना सबसे गाती प्रोफेसर साहब इस मॉल्स की गाता सबसे लैंग्वेज बैरियर मजरे। हाँ वाकई सही दीदन दाव ngari का फोखानिन जब nga कॉलेज यों मना nga जिक्स पतिन बहुत गाती स्पेरा मैंने खासी गुर्दू म्यों मतिन छाना बहुत सबसे दिन चैलेंजिंग चीलुस पर लैंग्वेज बैरियर फिया। लिहाजा दो चांगमेन अगर यंतेस ट्राई का तो बना का तो जल्दी दे दें तक 6 दिन दिगिन देखा यंतेस यंती स्टडी नहीं हम वो यंतेस यंती लैंग्वेज का कोशिश बचा। बाकी दरे दी अक्सर दूसरा प्रोग्राम जान दो मना बहुत अच्छा लगा। तो दूसरा प्लेटफॉर्म उन दिखे यूँ से इन जैसे प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि सबसे पहले ना दिल्ली उतना ऑब्जर्वर स्टूडेंट चिल्ड्रन दो एक्टिविटीज़, उसके बाद बहुत मुझे अच्छा लगा। हर प्रोग्राम में जाते थे। अभी बहुत कुछ करने को अभी हमारा बाकी है। दरेंगती माता अभी डॉक्टर की ज़रूरत है, हमारा कौम में अभी IAS की ज़रूरत है या प्रोफेसर की ज़रूरत है। तो दुल दन कोशिश बसे यूँ से गति कौम यूँ से खिदमत में कोशिश बचा। बाकी 2 महीने मांग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हम बचा। शायद यूनियन इस बाद एक कल्चरल प्रोग्राम के बाद शायद अभी करते होंगे स्पोर्ट्स मीट बाद दोनों बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंचा दूनी जनता काफ़ी एक्सपोजर थोपचिन और काफ़ी यंती कॉन्फिडेंस लेवल यंती बिल्डअप छचिन। बाकी 2 महीने में यंता दरे गति मौलाना शेख साहिब सामोस सबसे गता दो चुकोम चने इनकी गता अहले बैत ना कुरान दे अहले बैत ना कुरान यंगा कौम ची आमेत गति लगायोत गति दीन का दुख से अहले बैत ना कुरानी जर्सकम पे का अमल बसे दरे गति शाह साहिब इस्मोल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ज़िंदगी का तो ज़िंदगी का पिंचुजरे गति रोल मॉडल मगोशिन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा गति रोल मॉडल दन मगोशिन हज़रत ज़ैनब गति रोल मॉडल दन मगोशिन मीस दना सगेशन इनकी यंता शोबी को फ़ातिमा इस फ़ातिमा ज़रे और यंता टाइम का तो कभी टाइम चिका थोपना और दे शोबू यंता सिल दे शोबिया ना यंता बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। बाकी LRDC के अंदर हम यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, यूज़ के पॉलिसीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आप लोगों के पास अगर जो कुछ भी सजेशन हो, आइडियाज़ हो तो आप लोग ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह हम उस चीज़ को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ में मैं इस यूनियन का एलुमनी भी रह चुका हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रह चुका हूँ। यूनियंस की जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह मैं आगे ले जाने की कोशिश करूँगी। दनाव इनकी गति रंग टेम्पो वेज मबा देमो बस सिलचा यंता गचो इंडिविजुअली यंता दिया गति नोमो पाने गंता गचो प्रॉब्लम चिका तो शाना कतो चाहे इंडिविजुअली हो चाहे गच स्टूडेंट एसोसिएशन की प्रॉब्लम उन कतो हम तैयार है यंतस ना चोक फ़ोन बचा इंशाल्लाह गचो निशाना गज ngari यंखनी गज कोशिश बेत। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब एक सीनियर से सुनते हैं कि जो यहाँ पे आके बैठ के इन्हीं चैलेंजेस को फेस करके आज एक मुकाम पे है तो हमें भी अच्छा लगता है और एक होप मिलता है कि शायद हम भी कल को जो है अपने एम्स को जो है पूरा कर पाएंगे। तो आखिर में मैं जॉइंट सेक्रेटरी आसिया अमीनी को दावत देना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आकर इख्तितामी कलिमात कहें और इस वर्कशॉप का इख्तिताम करें। Starting with the name of Allah, the most omniscient, omnipotent, omnipresent, and peace be upon with Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
and his whole family who enlightened the whole world. I am Asya Bano, Joint Secretary of Al Kargil Ladakh Student Association, Delhi. On behalf of Aksat, I would like to express our sincere gratitude to each of you for your beautiful presentation and thought-provoking topics. Your collective ability to convey complex ideas with clarity and patience has truly enriched our understanding. The depth of the knowledge and unique perspective you shared had not only captivated our audience but also sparked a meaningful conversation that will continue long after this event. We are grateful for the time and the effort that you have invested in preparing your talks and for your willingness to share your experience with us. Thank you once again for making this